हाँ, एक बार इसको गौर से देखो, क्या लगता है इसका माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जाएगा क्या रेंज, सॉरी डोमेन? चलो मैं सोचता हूँ, कॉस के अंदर कुछ भी हो कोई फर्क पड़ेगा क्या? कॉस का डोमेन क्या होता है? और ठीक है, तो एक चीज तो यहाँ से पता चल रहा है कि कॉस के अंदर कुछ भी होगा तो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब तुम एक चीज बताओ, अब यहाँ से इस चीज को लीव करते हैं, अब हम लोग आते हैं फिर से कॉस के पास ही लौट के आते हैं, जो अंदर में कॉस है ना उसके पास आते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक का पार्ट को देखो थोड़ा सा, इसका जो रेंज है वो क्या है? इस वाले पार्ट का रेंज, तो -1 ठीक है, -1 से +1 तक है। तो अगर इसका रेंज -1 से +1 है तो ये जो पार्ट है जिसमें पाई मल्टीप्लाइड है इसका क्या होगा? -पाई से +पाई। -π2। ठीक है, अगर -पाई टू +पाई है तो साइन ऑफ -पाई टू +पाई कहाँ से कहाँ, इसका रेंज कहाँ तक जाएगा? -1 से 1 तक। ठीक है, अब टेन इनवर्स -1 से 1 तक कहाँ से कहाँ होता है? -π/4 से π/4। तो टेंशन इसका नहीं है, रेंज तो समझ में आ गया ना कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये कॉस के लिमिट को कहीं भी ऐसा तुमने एक्स का कोई भी ऐसा वैल्यू तुमको दिखा अभी तक जहाँ पे कुछ कंस्ट्रेंट आ रहा हो या कुछ ऐसा चीज आ रहा हो जो कि इम्पॉसिबल टाइप का लग रहा है या नहीं हो सकता है? नहीं भैया। नहीं है ना, इसका तो अंदर से लेके बाहर तक जाते जाते हम लोग को ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जो कि ये कंक्लूड करे कि एक्स पे कुछ रिलेशन या एक्स पे कुछ कंस्ट्रेन आएगा। इसका मतलब एक्स फ्री है, अगर एक्स फ्री है तो एक्स रियल है। ठीक है, सिंपल बात हो गया। यानी कि इसका डोमेन का क्लियरिटी आ गया, यानी कि जो डोमेन है x2 का वो तुम्हारा -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। तो एक पार्ट तो बहुत आसानी से दिखते के साथ हो गया था, एक पार्ट मतलब किसी को भी देख के ही कर लेगा, अगर वो उसको वो थोड़ा सा कंपेनियन रहेगा ना कि कॉस का जो रेंज है या फिर उसका जो डोमेन है आर होता है, तो उसको दिखते के साथ ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये पार्ट तो सबसे ईजी था, डोमेन ऑफ F2 वाला। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या हो सकता है। ठीक है, एक मिनट। अब एक बार अगर इसका डोमेन निकल गया तो रेंज भी निकल जाएगा क्या? हाँ वैसे भैया। रेंज में तुम लोग को लगेगा कि भैया क्या पता मिनिमा कहाँ था, एक बार उसको तो चेंज करना ही पड़ेगा। अब तुम्हें ये बताओ, ये नेगेटिव हो सकता है क्या कभी अंदर लॉक के अंदर वाला पार्ट? नहीं। नहीं। और हमको एक चीज और पता चला कि ये जो है ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइक कर रहा है, -π/4 से माइनस। हाँ। +π/4 तक, और इसके बीच में कॉस कहीं भी 0 होता है क्या? नहीं। तो इसका मतलब कि यहाँ से तो और कन्फर्म, यहाँ से मतलब एक चीज हमको यहाँ भी डील करना पड़ता, यहाँ पे भी हम एक बार देखना पड़ता कि क्या ये लॉक के अंदर वाला पार्ट निगेटिव है कि नहीं है, सॉरी पॉजिटिव है कि सारा, कि कुछ निगेटिव भी हो रहा है, क्योंकि वो वाला पार्ट अगर निगेटिव हो जाता तो दिक्कत तो हो जाता। इसलिए मैंने यहाँ से यहाँ तक पूरा चेक किया, फिर पता चला -π/4 से π/4 तक है, तो कॉस -π/4 से π/4 तक पॉजिटिव ही होता है, तो लॉग वाला भी टेंशन खत्म। तो यहाँ तक सारा टेंशन खत्म हो गया। अब कॉस ऑफ -π/4 क्या होगा? 1/√2। और कॉस ऑफ π/4 भी क्या होगा? 1/√2। लॉग 1/√2 के लॉग 2 1/√2 कितना होगा? -2। तो यानी कि π/4 पे, यानी π/4 या -π/4 पे, दोनों पे इसका वैल्यू कितना आएगा? -4। और एक बात तो कंफर्म है कि -π/4 से π/4 के बीच में ये कहाँ से कहाँ ग्राफ बना लेते हैं कॉस का। 1/√2 से 1। 1/√2 से 1 जाएगा तो मैक्सिमम वैल्यू इसका कहाँ तक जाएगा? 1 तक। इसका 0। मतलब इसका वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? 0 तक। और अगर इसका जहाँ तक मैक्सिमम जाएगा वहीं तो इसका पूरे का मिनिमा आएगा, सॉरी पूरे का यस। थी मैक्सिमम, मैक्सिमम पूरे का मैक्सिमम आएगा, क्योंकि यही वाला पार्ट तो पॉजिटिव हो सकता है, -2 तो निगेटिव है। तो इस पूरे पार्ट का मैक्सिमा कहाँ पे आ रहा है? जहाँ पे वो 1 है, ये वाला पार्ट कॉस वाला पार्ट। -2। तो जो -2, यानी -4 से -2 आ गया रेंज। ये चीज इम्प्लाई करना, ये चीज बताना कि नहीं यही होगा, वो हम ग्राफ से करेंगे। ग्राफ बहुत अच्छा तरीका है उसको डील करने का। और ग्राफ से फिर हमें पता चलेगा कि रेंज क्या हो जाएगा, -4 से -2। ठीक है, ये दोनों पार्ट क्लियर हुआ। ओके, आई थिंक अंशिका हो, नहीं है अंशिका, सोचे उसी को ही समझाएंगे। कोई कोई उसने उसका हेल्प किया था क्या किसी ने, मतलब सर के कोई सर बताए क्या ये क्वेश्चन? शायद आप ही ने भेज दिया था। नहीं नहीं, मैं सॉल्यूशन नहीं भेजा था मैंने।
मैंने सिर्फ और सिर्फ वो भेजा था कि किसका क्या होगा, उसमें भी एक था वो पता नहीं क्या है, उसको मैं भी डील कर लूंगा। मुझे लगा मैंने इसलिए नहीं भेजा ना क्योंकि इसका जो फर्स्ट पार्ट है ना, मतलब देखो समझाने में मुझे टाइम लग रहा है बेसिकली। तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन भेजता तो शायद हो सकता था कि उतना समझ मुझे भी टाइम लग जाता बहुत कुछ लिखने में। और जो उसका पहला पार्ट है ना, पहला पार्ट में थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा पहले ऊपर वाले में। तो मैनिपुलेशन मुझे लगा कि मैं समझाऊंगा ना खुद से तभी समझ में आएगा, ऐसे शायद हो सकता है टाइम लग जाए। चलो कोई नहीं, किसी कोई हेल्प कर देना कभी उसको। अब देखो यहाँ पे पहला पार्ट, थोड़ा सा पहला पार्ट में दिक्कत क्या हो रहा है ना, देखने में लग रहा है कि इतना बड़ा है ये कैसे होगा। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से एक चीज पता चला कि ए को हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना पड़ेगा, सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन आया। जब भी कोई हाँ हार्ड क्वेश्चन आ जाए ना अचानक, तो उसके हार्ड पार्ट पे मत जाओ, सबसे पहले देखो उसका सिंपल सा पार्ट कौन सा है। सबसे पहला सिंपल पार्ट यही दिखा, ए का कंस्ट्रेंट। उसी तरह एक और कंस्ट्रेंट दिखा कि इसको निगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि माइनस सिग्नम है ना। और सिग्नम के अंदर अगर निगेटिव होगा तभी तो उसका -1 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जीरो भी नहीं हो सकता ये, क्योंकि अगर जीरो होगा तो 1/0 अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये अंदर वाला पार्ट को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो हम सॉरी निगेटिव होना पड़ेगा। तो हमारे पास एक कंस्ट्रेंट ये आया और एक कंस्ट्रेंट आया ये। तो भैया ऊपर वाला जो पूरा एक्सप्रेशन है वो भी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो है। हाँ हाँ, वो अभी मैं देख लेता हूँ वो। अभी जो सबसे सिंपल पार्ट लगा ना मुझे ये लगा। अब ये यहाँ पे आते हैं। ये पार्ट के लिए एक चीज होना जरूरी है कि पहला पार्ट ये पाई बाय ई से बड़ा होना चाहिए, मतलब 1 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि नीचे जो मेरा बेस है वो 1 से बड़ा है। तो ये पूरे पार्ट को 1 से बड़ा होना पड़ेगा, पूरे के पूरे ऊपर वाले पार्ट को। तुम लोग को पता होगा ना कि लॉग ए पे पावर ए बी होता है, जैसे मान लो आर्ग्यूमेंट बी है और मेरा बेस ए है। तो ये पॉजिटिव कब होता है, हाँ जब भैया। ए और बी दोनों ही 1 से बड़ा हो, या ए और बी दोनों ही 1 से छोटा हो। यही दोनों केस में पॉजिटिव होता है। अब चूंकि नीचे वाला पार्ट मेरा 1 से बड़ा है, जिसका मतलब ऊपर वाले पार्ट को मेरा 1 से बड़ा होना पड़ेगा। एक चीज हमें यहाँ से पता चला। और दूसरा, क्योंकि ये लॉग के अंदर का आर्ग्यूमेंट वाला पार्ट है, तो जीरो से भी बड़ा होना पड़ेगा उसको टू डिफाइन लॉग। तो मेरे पास दो फंक्शन अलग अलग हैं, एक रूट वाला और एक लॉग वाला। लॉग वाले को डिफाइन होने के लिए अंदर वाले पार्ट को ग्रेटर देन जीरो होना पड़ेगा, और रूट को डिफाइन होने के लिए वो 1 से बड़ा होना पड़ेगा। यानी सही बोलूं तो किससे बड़ा होना पड़ेगा उसको? वन से। हाँ बस 1 से बड़ा होना पड़ेगा। तो उसी उसी को लेके चलेंगे, अब देखेंगे कैसे होता है। ये जो चीज है ना, ये कंस्ट्रेंट रखना अपने साथ। अभी मैं बगल में लिख देता हूँ इसको। ए ग्रेटर देन जीरो, भाई 1 प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, सॉरी लेस देन जीरो। हाँ बोलो, कुछ बोलना है? भैया वो ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा ना, कहाँ पे? वो जो एक्सप्रेशन है बड़ा वाला। यहाँ पे ये हाँ। 1 से बड़ा या छोटा ये कहना चाह रहे हो ना? इक्वल। और हाँ हाँ वही ना, हाँ। बड़ा या इक्वल, ठीक है चलो। अब देखते हैं कि पहला चीज बोल रहा है कि इसका कोई रियल रूट नहीं है। अच्छा, कोई रियल रूट नहीं है, हैज नो रियल रूट, ये हमें बोल रखा है, मतलब हमारे पास एक कंडीशन है कि इसके पास कोई रियल रूट नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर रीअरेंजमेंट कर लेते हैं पहले, मेरे ख्याल से थोड़ा सा रीअरेंज करना अच्छा रहेगा। क्योंकि ऊपर थोड़ा सा ना, थोड़ा सा बहुत इतना ना बड़ा बन गया है कि उसको रीअरेंज करना सही रहेगा। जितना भी ए वाला टर्म है ना उसको एक साथ ले लो। इसमें तो ए वाला टर्म है ही नहीं। ऊपर ए वाला टर्म लेंगे तो क्या बनेगा? ए कॉमन लो, एक्स पे पावर 4 प्लस 7x3 प्लस 12x²। फिर बी वाले साइड टर्म कॉमन ले लो, तो -2x³ यहाँ से लेंगे तो प्लस 14x², और वहां से लेंगे तो 24x। फिर सी वाले टर्म साथ कॉमन ले लो, सी लेंगे कॉमन तो बचेगा, हाँ यहाँ भी माइनस। माइनस लेना पड़ेगा, -3x² प्लस 7x प्लस 12 और प्लस 1 इजिकल टू 0। ये 1 यहाँ से आया, वो दूसरा 1 है। अब तुम लोग को कुछ कॉमन दिखा? हाँ भैया। तो हाँ वो जो भैया। बस, अब उससे कॉमन को निकाल लो बाहर। कॉमन दिख गया होगा, x² प्लस 7x प्लस 12। तो बचेगा क्या? ax² माइनस bx, 2bx सॉरी, और -c और प्लस 1। ये जीरो से भी हटाओ इसको। ठीक है, ये आया हमको। अब एक चीज है कि इसका कोई रियल रूट नहीं है। रियल रूट होने का मतलब कि ये किससे छोटा नहीं है? जीरो से छोटा नहीं है, कभी भी जीरो से छोटा नहीं होगा।
अब मैं ये कैसे बोल पा रहा हूँ कि ये 0 से छोटा नहीं होगा? हो सकता है ये 0 से कभी बड़ा ना हो, दोनों केस हो सकते हैं ना, या तो ये कभी 0 से भैया वो छोटा ना हो। ए पॉजिटिव है इसलिए। हाँ बस वही, इसलिए मैंने ये लिखा, ये ए पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब जो ये तुम्हारा एक्सप्रेशन है ना पूरा का पूरा, इसका जो एक्स पे पावर 4 का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, यानी कि इसको अगर इसका कोई रियल रूट नहीं है तो इसको क्या होना पड़ेगा? 1 से, सॉरी 0 से बड़ा होना पड़ेगा। सिंपल सा बात है, ये वाला कंस्टेंट हमें ये बता रहा है। ठीक है, तो हमें एक बात पता चला कि ये हमेशा 0 से बड़ा होगा, वो तो क्योंकि नो रियल रूट्स है। अच्छा, अब एक चीज और देखते हैं कि इसके हिसाब से हमें इसको 1 से बड़ा करना पड़ेगा, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको कभी निगेटिव नहीं होने देना है, क्योंकि अगर ये निगेटिव हो गया ना तो ये वाला पूरा पार्ट 1 से छोटा हो जाएगा, क्योंकि 1 से अगर कुछ भी निगेटिव जोड़ेंगे तो वो तो 1 से कम ही होगा, जिसके कारण ये वाला फेल हो जाएगा, F1 वाला जो अंदर का कंडीशन है ना वो फेल हो जाएगा। तो अगर इसको कभी निगेटिव नहीं होने देना है तो पहले एक बार इस पे थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं, क्या इसका कोई रूट एग्जिस्ट करता है? सोचते हैं। अगर पहले इसका डी निकालो, डी निकालने पे क्या आता है? 4b² प्लस 4ac, ठीक है, 4b² प्लस 4ac। अब हमको एक चीज पता है ना, इस वाले कंडीशन को देखो कि ac प्लस b² -1 से छोटा है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा टर्म 0 से छोटा है, हाँ और अगर ये पूरा का पूरा टर्म 0 हाँ से भैया। छोटा है तो ये इसमें बस 4 मल्टीप्लाई कर दो तो यही तो डी बन जाएगा। गौर से देखो, डी यही तो है। इसका हाँ मतलब जो भैया। हमारा डी है वो क्या है? लेस देन 0 है, यानी जी, इसका इस वाले पार्ट का नो जिसको, रियल रूट। हाँ इसका नो रियल रूट एग्जिस्ट करेगा इस वाले पार्ट का, ये जो हमारे पास पार्ट, ठीक है, ये वाले पार्ट का नो रियल रूट। अब इसका देखते हैं, इसका 2 रूट है, -3 एंड -4, -3 एंड -4 इसके 2 रूट्स हैं। तो अगर हाँ ये, अब ये तो कभी निगेटिव होने से रहा नहीं, क्योंकि ए इसका पॉजिटिव है और रूट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है एक भी, तो इसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव है, तो इससे हमें कोई टेंशन नहीं है। टेंशन हमें ये क्रिएट करेगा, अगर ये निगेटिव हुआ तो पक्का बात है कि ये 1 से छोटा हो जाएगा, यानी कि इसका जो रेंज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? x शुड बी माइनस -4 से लेस इंफिनिटी। देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -3, यही ना? ऑप्शन एस। हाँ भैया। तो इसका मतलब कि ये पार्ट को पॉजिटिव होने के लिए हमको ये कंडीशन चाहिए, इसका मतलब इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा? एस होगा, ठीक है। हाँ अब भैया। हमें निकालना है रेंज ऑफ F2 इन डोमेन ऑफ F1x। F2 का रेंज निकालना है डोमेन, अब रेंज डोमेन F1x का ये आया। अब तुम खुद सोचो, इस पूरे के पूरे, अब इसका अगर डोमेन ही रियल है, अगर एक मिनट रुक, मिटा देता हूँ इसको पूरा को, पिच हो गया, हाँ। अब आते हैं इस पे, अगर इसका जो डोमेन ही रियल है तो डोमेन F1x का भी इसके अंदर फिट बैठ जाएगा, F1x का भी उसके अंदर क्या होगा? फिट बैठ जाएगा। तो उससे हाँ कोई फर्क पड़ेगा क्या इसके रेंज पे, F2x के रेंज पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं भैया। अगर नहीं पड़ेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो पहले रेंज आया वही अभी भी होना चाहिए, यानी कि Q। लेकिन बात क्या है ना कि इन्होंने P दे दिया है इसका आंसर, B का आंसर इन्होंने P दे दिया है। अब मैं वही नहीं समझ रहा इसका B का P कैसे दिया इन्होंने, -3/2 से -2, सोचो तुम लोग कैसे? रेंज ऑफ F2x इन द डोमेन ऑफ F1x, अगर डोमेन ऑफ F1x आया है -∞ से 4 -3 से इन्फिनिटी, तो पक्का बात है ये माइनस, इसका वैल्यू -1 से 1 तक एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, और अगर इसका वैल्यू -1 से 1 तक एग्जिस्ट करेगा तो ये पक्का है कि ये पाई माइनस पाई, तो यानी कि ये भी -1 से 1 और ये -1 से 1 तो -4 से -4, अगर -4 से 4, तो मुझे यही नहीं समझ में आ रहा कि इसका इन्होंने कैसे दे दिया आखिरकार, पी कैसे दे दिया, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। तुम लोग देखो, तुम लोग को अगर कुछ लगे कि भैया ऐसे कुछ में होगा तो बोलो। हाँ अंशिका तो आ गई, इसके लिए बता रहे थे उसको। हैं। ये अद्वै महाराज हैं कि नहीं? हाँ हैं, अद्वै सर तो हैं। अद्वै, यस सर। अच्छा, क्या कुछ सोचे भी हुए क्यों उसका पी दे रखा है?
ट्राई किए थे अभी तो ट्राई किए थे। क्वेश्चन? क्या आवाज नहीं आ रही? हेलो। तो ट्राई किए थे। अच्छा, तो बी का क्या आया था तुम्हें इसमें? तो सब नहीं बन पाया। अरे पहले तो तुम सर मत बोलो यार। चलो। तो हाँ सब भैया सब नहीं बन। अच्छा अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं। हंसिका? हाँ भैया। बना था बी? नहीं। बी नहीं बना था। मुझे एम्बिग्यूटी लग रहा है। चलो मैं थोड़ा सा ना इसको कहीं और कोई रेफरेंस देखूंगा, फिर मैं इसका सॉल्यूशन कहीं से मैं देखूंगा। शायद इसका बुक का सॉल्यूशन भी आता है, मैं सुना था। जैसे मैं किया नहीं हूँ ये बुक आज तक, तो मुझे कुछ पता नहीं इस बुक के बारे में। वैसे मैं चेक ले लूंगा एक बार इसका कि क्या है नहीं है, ठीक है। और अगर तुम लोगों को कुछ पता चले तो बोलना कि भैया बी का क्यों होना चाहिए पी, क्योंकि मुझे तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि इसका बी का पी होना चाहिए। पूरा रास्ता खाली है। चलो, कंक्लूजन तो यही निकला कि बी का होना चाहिए क्यू, बट इन्होंने पी दे रखा है। बाद में देखेंगे। भैया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डाउट चाहिए था हाँ बोलो। बुकलेट से। बुकलेट से शायद इस नरविन ने भी आज कुछ एक क्वेश्चन भेजा था ना फिजिक्स का। एक मिनट, मैंने कुछ क्वेश्चंस भेजे थे आज। एक मिनट, मैं उसको 1 मिनट 5 मिनट डिस्कस करता हूँ थोड़ा, ठीक है। उसके बाद मैं वो देख लूंगा। एक मिनट। आ गया। वैसे एडवाइस सही है तुम्हारा वो आंसर। एक बार इसको ट्राई करो तुम लोग, फिर मैं देख लूंगा, ठीक है। अभी तुम्हारे डाउट देख लूंगा। हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की कोई दिक्कत नहीं है। अपन अंतिम में भी रुक के देख लेंगे 5 मिनट। एक बार इसको ट्राई करके देखो। 13 नंबर क्वेश्चन। वैसे मुझे ये बता दो कौन सा क्वेश्चन है बुकलेट से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैं लिख लेता हूँ एक बार। ये वो एक लाइन से 3 4 क्वेश्चन है, तो एक कौन? सेकंड। अच्छा अच्छा, देख लेते हैं। भैया हाँ बोलो। पेज नंबर 46 से 3 एक और मिनट। 40 पेज नंबर 46 46। 3 और उसके बाद
3 के बाद भैया आवाज आ रहा है? हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ, और 4 में ए और ऑप्शन सी, ए सी। 4 में ऑप्शन ऑप्शन ए एंड सी, ठीक है। हुआ किसी से क्वेश्चन? ये जो मैंने दिया है अभी मैथ्स वाला। अच्छा चलो कोई नहीं, मुझसे थॉट शेयर करो तो कैसे कर रहे हो, कोई एक बच्चा जो भी चाहे, क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन को देखने के बाद। भैया कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि ताकि हम लोग निकाल पाए मिनिमा कहाँ पे होगा 0। अच्छा अच्छा, एक बात तो कंफर्म है कि क्यूबिक है तो पक्का बात है एक ना एक रूट तो एग्जिस्ट करेगा रियल। ठीक है, तो नो रियल रूट्स का तो सवाल ही खत्म हो गया। मोर देन 2 रियल रूट्स और ये एबीसी में, यानी कि आंसर एबीसी में एबीडी में कुछ होगा। अब तुम बोल रहे हो कि इसमें भैया डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है हम करते हैं। 3x² + 2x + 100 + 7 cos x। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा इसका, मैक्सिमा या मिनिमा। तो मैं इसको 0 से इक्वेट कर देता हूँ। ये वाला जो पार्ट है ये तो कभी मुझे नहीं लगता कि क्या होगा, निगेटिव होगा। रियल रूट देगा। हाँ मतलब निगेटिव तो कभी नहीं होने वाला ना ये वाला पार्ट। यस। ठीक है, और ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि ये जो इसका जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा वो मेरे ख्याल से 7 से तो बड़ा आएगा। एक बार चेक कर लो, मिनिमा उसका कहाँ आ रहा है, -2/3 पे। हाँ यानी कि ये वाला वैल्यू -7 से, सॉरी 7 से भी बड़ा आ रहा है। इसका मतलब ये वाला पार्ट कभी 0 नहीं होगा, यानी कि जो एफ एक्स का रूट है। अच्छा अच्छा, एक मिनट रुको, मैंने एक गलती किया, सी ऑप्शन को भी मैं डिस्कार्ड नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। सी ऑप्शन को भी डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता, मैंने एफ एक्स का सोच लिया। नीचे ये इस इक्वेशन का प्राप्त करना है ना दरअसल, सी इक्वेशन को डिस्कार्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो पता चला कि एफ डैश एक्स तो हमेशा ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब एफ एक्स के मात्र एक रूट है, लेकिन यहाँ पे एफ एक्स के रूट से इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, एफ एक्स का कोई रूट हो या ना हो उससे इस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो मतलब ये वाला जो रूट है जिसको तुमने अभी डिफरेंशिएट करके किया वो वाला रूट शायद गलत पाथ पे जाएगा ना। मतलब ये मैं ये नहीं कर सकता एकदम उस अप्रोच से बनेगा ही नहीं, लेकिन हो सकता है वो अप्रोच में कुछ बहुत बड़े पाथ पे ले जाए और फिर जाके कहीं क्वेश्चन सॉल्व करवाए, तो टाइम कंज्यूम कर लेगा वो वाला पाथ। और कोई वॉलंटियर करेगा? चलो मैं ही किसी से वॉलंटियर लेता हूँ, किससे लिया जाए, हाँ अस्मिता। भैया नहीं पता। कोई नहीं, चलो किससे लिया जाए। मैं इसको सिंप्लीफाई करके हाँ बोलो कैसे। उसके बाद सिंप्लीफाई हाँ इसको, नहीं, वो नीचे वाले को। इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो हाँ, मतलब थोड़ा तुम सा चाह रहे हो कि एलसीएम। एलसीएम लेके वो वगैरह वगैरह ना। हाँ, उसके बाद डिफरेंशिएट। चलो ठीक है वो भी कर लेते हैं, तो हमको बनेगा y - f(f)(1) को एक समय के लिए ए बोलता हूँ, इसको ए बोलता हूँ, इसको बी बोलता है, इसको सी बोलता हूँ ताकि लिखने में आसानी हो, ठीक है। हाँ भाई। y - a इंटू y - b +2 इंटू y - a इंटू y - b, सॉरी y - c इंटू y - b +3 इंटू y - a इंटू y - b अपॉन y - a y - b y - c। ओके, फिर ये थोड़ा सा बड़ा खुलेगा, y² 5, सॉरी 6y² -3 2 5 5a
314b 213c y प्लस ab प्लस 2ac प्लस 3ab अपॉन ब्ला 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 जो भी आएगा। हाँ, इसके आगे बताओ क्या आगे क्या किया जाए अब, क्या लगता है सही क्या करना चाहिए? भाई जो ऊपर का एक्सप्रेशन है उसमें से रूट खोजना चाहिए। ऊपर के एक्सप्रेशन में, क्योंकि नीचे का अगर 0 होगा अभी तो वो तो अनडिफाइंड ही है। तो अब ऊपर के हिसाब से क्या लगता है, 2 रूट आएंगे इसके ऊपर से। तो ये लगता है ना कि अगर ऊपर एग्जिस्ट करेगा भी तो मात्र 2 रूट होगा। हाँ इसका मतलब मैं डी ऑप्शन को काट दूं, क्या कहते हो? डी ऑप्शन हट गया इसका मतलब, क्योंकि फिर तो 2 रियल रूट से ज्यादा का तो कोई बात ही पैदा नहीं होता क्या? हाँ भैया। ठीक है, तो डी को काट दिया मैंने। अब अगर मुझे इसको चेक करना है तो मुझे इसका डी, मतलब ये डी अब दूसरा डी है, अब इसका मुझे डिस्क्रिमिनेंट चेक करना पड़ेगा। तो मैं करूँगा 5a प्लस 4b प्लस 3c होल स्क्वायर माइनस 24 इंटू ए बी प्लस 2ac प्लस 3ab। क्या अब इसको करूँगा तो बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, सॉल्व करके लेट सपोज हमको आ गया कि लिट इज ग्रेटर देन 0, एक समय के लिए मान लेते हैं आ गया ग्रेटर देन 0 डी इसका। इसके 2 रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, उससे मुझे पता चल गया। फिर ये कैसे कंफर्म करेंगे कि ये ही होगा, या फिर मतलब यही दोनों आंसर होगा या फिर कुछ और होगा? हाउ वी कैन कंफर्म दैट रूट जो होंगे वो F2 F3 के बीच में एग्जिस्ट करेंगे? तो तुम लोग बोलोगे भैया हमको रूट आ जाएगा ना कुछ समथिंग माइनस प्लस माइनस रूट अंडर समथिंग बाय 2 इंटू 6, वहां से फिर हम लोग कुछ ना कुछ कर लेंगे जुगाड़ लगा के। एम आई राइट? मतलब जो कॉमन अप्रोच है मैं ये बोल रहा हूँ, तो ये भी एक कोई गलत अप्रोच नहीं है, जैसे कोई गलत नहीं है, सही है। बट मेरे ख्याल से ये अप्रोच टाइम कंज्यूमिंग है, ताकि एक बोर्ड सॉरी एग्जाम में ना इतना करने में ना डर लगने लगता है, फिर टाइम वेस्ट ना हो जाए। ठीक है, तो तरीका सही है, तरीका में कोई गलती नहीं है। आगे चल के हो सकता है अगर ज्यादा ऑब्जर्व किया जाए इस प्रोसेस में तो हो सकता है कि आंसर आ जाए, और अप्रिशिएट करूंगा मैं इस चीज को, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बट एक वो चीज है ना कि विदाउट मच टाइम कंज्यूमिंग, बहुत से बहुत 2 से 3 मिनट लगे और हो जाए, ऐसा भी कुछ हो सकता है मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में। चलो अब मैं शेयर करता हूँ कि कैसे क्या हो सकता है। तुम लोगों ने एक चीज तो पढ़ा होगा आई थिंक, कि अगर एफ ऑफ ए मान लेते कुछ है ग्रेटर देन 0 हो और एफ ऑफ बी लेस देन 0 हो, तो इन दोनों के बीच में एक एग्जिस्ट करेगा रूट अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। हाँ हमारे पास एक अप्रोच ये होता है। अब सबसे पहले ना इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इसका ऑप्शन से एक बात अनुमान लगाओ कि हमें एग्जैक्ट रूट नहीं मांगा जा रहा है कहीं भी, हमें सिर्फ एज्यूम करके, मतलब हमें सिर्फ एक अप्रोक्सीमेशन देना है उनको कि रूट इसके बीच में एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, या कितने एग्जिस्ट करेंगे, क्या होंगे नहीं होंगे। हमें कहीं भी एग्जैक्ट का बात नहीं कर रहा कि एग्जैक्टली बताओ क्या होगा एक्स का वैल्यू, इस पे ये रूट एग्जिस्ट करेगा। तो फिर सोचेंगे भी इसी तरीका से ना कि जिससे हमें एग्जैक्ट का कोई प्रभाव ना पड़े उस पर, मतलब हमें एग्जैक्टली कुछ ना आए निकल के। ठीक है, तो क्या हम ये चीज अप्लाई कर सकते हैं? अब तुम लोग एक चीज गौर करो, ये तीनों कहाँ पे अनडिफाइंड है? F1 F2 F3। ठीक है, F1 F2 F3। एक बार ऐसा ग्राफ देखते हैं थोड़ा सा। पहला पॉइंट मार्क करते हैं F1, एक पॉइंट मार्क करते हैं F2 और एक पॉइंट मार्क करते हैं F3। अब थोड़ा सा इसको यूं किया जाए, समझ रहे हो क्या करना चाह रहा हूँ? हाँ हाँ भैया। भाई बस 10x का ग्राफ बनाने का सोच रहे हैं। F1 पे बताओ, जस्ट y को अगर मैं जस्ट F1 से छोटा रखूंगा, जस्ट F1 से, तो माइनस ये मेरे ख्याल से माइनस इन्फिनिटी जाएगा। ठीक है, और F1 से जस्ट बड़ा रखूंगा तो इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी। तो एक मिनट फॉर्मेट चेंज करने तो ठीक है, प्लस इन्फिनिटी जाएगा। एक बार यहाँ माइंड करते हैं। और F2 से जस्ट पहले ये कहाँ होगा? F2 से जस्ट पहले, माइनस इन्फिनिटी। यानी कि ग्राफ जो होगा ना वो यूं करके ऐसे करके कहीं यहाँ आएगा।
ये एक्स एक्सिस है। उसी बार फिर F2 के जस्ट बगल में यहाँ पे होगा, जैसे F1 के जस्ट बगल में इन्फिनिटी था वैसे F2 के जस्ट बगल में इन्फिनिटी पे होगा, और F3 के जस्ट पहले ये फिर से माइनस इन्फिनिटी में होगा। इसका मतलब दो रूट तो एग्जिस्ट करेंगी, एक 1 2 के बीच में और एक F1 F2 के बीच में और F2 F3 के, यानी कि पहला बी 1 एंड बी ऑप्शन सही हो गया। ए और बी अगर सही हुआ तो सी तो गलत ही होगा क्योंकि नो रियल रूट्स का बात कर रहा है। अब मोर देन 2 रियल रूट्स तो वहां पे प्रूफ हो गया था ना कि ऊपर क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो मैक्सिमम तो 2 ही रूट एग्जिस्ट करेंगे। क्वाड्रेटिक वाले चीज से प्रूफ हो गया था कि मैक्सिमम 2 ही रूट हो सकते हैं। तो इसका मतलब जो इसके पीछे का ग्राफ है ना वो कुछ यूं हो जाएगा, और इसके आगे का ग्राफ कुछ यूं हो जाएगा। तो यहाँ से अप्रोक्सीमेशन निकल गया ना। समझ में आया? इससे कैसे कह सकते हैं वो डी अच्छा। ऑप्शन डी नहीं, इससे कैसे? कॉर्डिनेटी? अच्छा, इसके बाद जो होगा, ये वाला पार्ट जो होगा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। ये वाला पार्ट क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव, और ये वाला पार्ट भी हमेशा क्या होगा, हाँ पॉजिटिव। तो 3 Positive. पॉजिटिव का सम 0 कभी होगा नहीं। हाँ उसी तरह इसके बाद ये वाला भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, और 3 नेगेटिव का सम कभी पॉजिटिव नहीं होगा। नहीं, कभी 0 नहीं होगा। भैया बी ऑप्शन होना चाहिए, बी ऑप्शन, होना चाहिए। हाँ हाँ, मतलब ए और बी दोनों है। मैं वही तो लगा दिया ना, यहाँ से ए और बी दोनों हो गए, सी नहीं होगा और डी नहीं होगा। अप्रोच समझ में आया सबको ना? अप्रोच भैया एफ एक्स जो फंक्शन है वो 1 से 3 में इंक्रीजिंग है। 1 से 3 में एफ एक्स इंक्रीजिंग है। एफ एक्स तो मैंने ये एफ डेस एक्स याद है ना, ग्रेटर देन 0 आया था हमें, हाँ भैया। तो वो तो इंक्रीजिंग है ही। वैसे ये क्यों पूछा, मतलब ऐसा क्यों पूछा, इस कंटेक्स्ट में कुछ लगा क्या इससे? हाँ भैया लगा कि क्या प्लस बताओ, चिन्ह आ जाए। फिर से बोलना, आवाज कट गई थी तुम्हारी। वो मतलब एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 से छोटा क्यों होगा और फिर एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 3 से छोटा क्यों होगा। अच्छा अच्छा, ये तो नहीं देखो, मैंने, अच्छा तुमने ऐसा सोचा कि एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 से छोटा क्यों होगा, ठीक है ना। अगर वो प्रूफ मैं नहीं भी कर पाता हूँ, लेटर सपोज कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, फिर भी मैं मान लेता हूँ एफ ऑफ 1 यहाँ एग्जिस्ट कर, एफ ऑफ 2 ही यहाँ एग्जिस्ट करता है, एफ ऑफ 1 ही यहाँ एग्जिस्ट करता है, एफ ऑफ 3 यहाँ एग्जिस्ट करता है। या फिर ऐसा मान लो, अगर मान लो कल को हम ये नहीं चेक कर पाए कि एफ डेस एक्स क्या है, एफ ऑफ 3 यहाँ एग्जिस्ट कर गया, एफ ऑफ 1 यहाँ एग्जिस्ट कर गया, एफ ऑफ 2 यहाँ एग्जिस्ट कर गया, कहीं भी कोई भी एग्जिस्ट करे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट में तो रूट एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे, हाँ ठीक है। भैया। तो एफ ऑफ 2 और 3 के बीच में तो रूट हमेशा एग्जिस्ट करेगा, और एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 के बीच में तो हमेशा ही करेगा, उसके लिए तो कोई टेंशन नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ बस हाँ भैया। ये यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आएगा, 1 रियल रूट ओनली 1, सॉरी यहाँ पे अगर रहता ना फिर ओनली 1, ओनली अगर रहता तो तुम्हें एक बार ये चेक करना पड़ता कि ये एफ डेस एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0। 1 रियल रूट है तो बात चलता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, फिर तुम्हें चेक करने का कोई जरूरत फिर नहीं है उसमें, ठीक है। चलो भैया अप्रोच यहाँ देखो, पे 1 रियल रूट मतलब एक से ज्यादा भी हो सकता है। हाँ हाँ वो नहीं, वो या इस क्वेश्चन में नहीं होगा, फॉर दिस क्वेश्चन दैट इज नॉट ट्रू। अगर कल को ये चेक हम लोग नहीं करते, मतलब ये ऐसा होता कि ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ पता नहीं चल रहा है क्या है, वी डोंट नो कि ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। जैसे अभी मैंने जो ग्राफ बनाया, मतलब जो मैंने अप्रोक्सीमेशन किया, उसमें एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 3 सीरियल में रखा ना, मैंने सीरियली रख दिया इसको। कल हो सकता था कि एफ ऑफ 3 पहले आता, फिर एफ ऑफ 1 आता और फिर एफ ऑफ 2 आता, ठीक है, ऐसा मान लो कोई ऐसा फंक्शन है इसमें, ऐसे हो जाता। तो एक रूट यहाँ एग्जिस्ट करता है, एक रूट यहाँ एग्जिस्ट करता है, तो असलियत में 3 और 2 के बीच में कितने एग्जिस्ट करते हैं, एफ ऑफ 3 और एफ ऑफ 2 के बीच में तो 2 कर जाते हैं ना। तो वही बोल रहा हूँ, हो सकता है वो 2 कर जाता, लेकिन इस फंक्शन के लिए वो नहीं करेगा, अगर कोई और फंक्शन होता तो कर जाता। समझ में आया? हाँ भैया। देखो इस क्वेश्चन का जो अप्रोच है ना, बेसिकली यही है कि क्वेश्चन का ऑप्शन देखो, ऑप्शन से एक चीज पता चलेगा कि जरूरी नहीं है कि ये तुम्हें एग्जैक्ट आंसर निकालना, यू हैव टू ओनली फाइंड अप्रोक्सीमेशन की निकल रहा है कि नहीं, बस और कुछ नहीं।
और जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रखे ना, याद रखना कि ग्राफ से करना, आराम से होगा, ग्राफ से बहुत आसानी से होता है ये सब क्वेश्चन। चलो इसमें LMVT लगा सकते हैं? LMVT, LMVT कैसे लगाओगे तुम इसमें? हम लोग के पास जो इक्वेशन आ रहा था वो पॉलिनोमियल इक्वेशन दिख रहा था, इसलिए लगा। नहीं, LMVT लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम जो है, LMVT ना, LMVT तो FS का चर्चा करता है ना वो तो। नहीं, उससे यहाँ पे कुछ फायदा नहीं होगा, फिर फायदा होने का होगा FS बराबर तो एक वैल्यू के लिए ना, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी अपॉन ए माइनस बी, एक वैल्यू ऐसा नहीं, इससे मेरे ख्याल से कोई फायदा नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि फिर तुम्हें डिफरेंशिएशन वगैरह में जाना पड़ेगा। आई डोंट थिंक इसमें कोई डिफरेंशिएशन का जरूरत है, इसलिए इसमें ये वाला जो चीज है ना वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। चलो, या रोल्स थ्योरम से। रोल्स थ्योरम और लैग्रांजेज में मैं क्या डिफरेंस बताऊँ फिर तुम्हें? लैग्रांजेज का एक तरीका सबसेट हो जाए। y का वैल्यू दो तीनों पे इन्फिनिटी दे रहा है, इक्वल दे रहा है, तीनों पे इन्फिनिटी दे रहा है तो तो उसके यानी बीच कि हम ये कहेंगे कि अच्छा, तुम ये कहना चाह रहे हो कि तीनों पे इन्फिनिटी दे रहा है तो उससे फिर हम एफ डैश एक्स पे कमेंट करेंगे ना, एफ एक्स पे कैसे कमेंट कर सकते हैं फिर उसपे हम? वो जो मैंने बताया ना तुम्हें, वो वाला हाँ चीज कि एक अगर लेस देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है, तो उसके बीच में एक रूट एग्जिस्ट करेगा, वही चीज यूज होगा यहाँ पे घुमा फिरा के। अगर अच्छे से मतलब कम टाइम में करना, घुमा फिरा के वही चीज यूज होगा इसमें, और कुछ नहीं, ठीक है? ओके भाई। ये ट्राई करो, देखो ये होता है। सिस मैं अटक गया। क्या हुआ? सिस अटक? मैं अटक गया। अच्छा, अटक गए हो। अच्छा अद्वैत, तुम IST के बारे में सुने हो? यस सर। अच्छा, वहाँ के कुछ रूल रेगुलेशन, मतलब वहाँ पे कैसे क्या होता है नहीं होता है, फिर उसका ऐसे वीडियो जाके देखना तुम यूट्यूब पे, तुम्हें अच्छा लगेगा। ओके अब सर। मैं क्यों बोल रहा हूँ ना वो तुम देखना, फिर मैं बताऊंगा मैं क्यों बोल रहा हूँ। चलो, तुम अटक गए इसमें। अच्छा भैया एक सेकंड ट्राई हाँ, तुम ट्राई करो, वन। मैं उससे अच्छा चलो ठीक है, अदरवाइज सबको ट्राई करने देते हैं, ठीक है? फिर अपना लोग अंतिम में देखेंगे तुम कहाँ अटके हो। भैया ऑप्शन सी। हाँ हाँ, ऑप्शन सी है इसका। चलो देखते हैं।
बताओ क्या क्या इसमें। अरे सर। अल्फा को फिट कर दिए। क्या चीज, आवाज तुम्हारी बहुत छुपी आएगी। अच्छा, भैया यहाँ हाँ हाँ बोलो। पे एक्स क्यूब और प्लस 5 को एक जगह रख के और 2x² माइनस 4x को उस साइड ले जाएंगे, ठीक है, फिर अल्फा सब एक एक करके सबको वैल्यू पुट करेंगे। अच्छा मतलब एक एक करके सबका वैल्यू पुट कर देंगे उसमें। नहीं, वो अल्फा पुट करेंगे तो सब उसी पैटर्न में आ अच्छा, जाएगा, बस तो उससे कुछ ये आएगा वो ये ना। थोड़े अल्फा, हाँ फिर अल्फा बाहर ले लेंगे कम, तो नीचे का वो टर्म कैंसिल हो जाएगा। 2 अल्फा स्क्वायर 2 बीटा स्क्वायर। यही ना। इसको हाँ ओपन कर देंगे। ये ओपन कर देंगे। उसके बाद नहीं ओपन नहीं, वहाँ पे ना इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, हाँ, इसको तुम एक्स, उसको मैनिपुलेट करके वहाँ पे ये 2। इक्वेशन कैसे भी लिखा जा सकता है, यही है हाँ ना, ये इक्वेशन ही तो ये है। अब इसमें टू पुट करना मतलब इस इक्वेशन हाँ में टू पुट करना, तो इसका मतलब इससे टू पुट करके हमको फाइंड हो जाएगा वैल्यू। ये टू पुट करेंगे तो 13 आ जाएगा वहाँ पे हाँ। वैल्यू। आई थिंक ये 8 आ गया। अदरवाइज इसमें तुम कहाँ अटके थे। तो इसमें वेटा फॉर्मूला लगा है। अच्छा, वीटाज लगाया, तो तुमने इसके बाद खोल दिया होगा इसको आई थिंक। नहीं सर, वो भी नहीं किया। तो डायरेक्ट यहाँ से, वही वहां पे ओपन करिए। यहीं पे डायरेक्ट। यस सर। अच्छा, चलो कोई नहीं, वहाँ थोड़ा सा लंबा फिर चला गया होगा तुम्हें। वो ज्यादा लंबा चला गया। हाँ इसीलिए वो थोड़ा सा क्यूब वाले टर्म है ना, तो वैसे वीटाज बहुत बच्चे ये भी करेंगे ना कि यहाँ पे आके वीटाज लगाएंगे। ठीक, फिर वो तुमको पता होगा ना, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ बीटास सम ऑफ क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू, इसी को कहते हैं वीटाज रिलेशन, नाम है हाँ थोड़ा सा। भैया मैंने यही किया था। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा फैंसी नाम है, अच्छा लगता है ना सुनने में। हाँ भैया। तो इसीलिए, चलो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब एक मिनट, एक और क्वेश्चन दिया था उसका आंसर अडवे, तुम्हारा तो सही आंसर है उसका, बाद बाकी सब बच्चे ट्राई कर लो एक बार इसको। इस क्वेश्चन ट्राई कर लो, आंसर 5 होगा इसका, जो उसने भेजा ना अडवे ने, वही है।
हुआ? हाँ हाँ भैया बस। तो चलो तुम करो, अदरवाइज मुझे वॉलंटियर करो थोड़ा सा, अदरवाइज थोड़ा सा वॉलंटियर लीजिए। ax plus by plus c into dx plus ey plus f के हैं। क्या क्या एक बार फिर सुनो, एक मिनट आराम से, हाँ बोलो। ax plus by plus c ax plus by plus c into dx plus ey plus f। into dx plus ey plus f, फिर इसको एक्सपैंड कर दिया। ठीक है, और फिर तुमने कंपेरिजन कर लिया आई थिंक। यस सर, यस भैया। अच्छा, तो तुम्हें कंपेरिजन से आ गया ना? हाँ 6 हो जाएगा भैया। इसको ऐसे कर सकते हो, पहले x के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानेंगे, उसके बाद उसका जो d है उसे ग्रेटर देन इक्वल ठीक करके, है, बहुत अच्छा। फिर जो y का टर्म आएगा वो लेस देन इक्वल, उसका d लेस देन इक्वल हाँ करके। ठीक है, बहुत अच्छा, वही तरीका है। तो उसका फिर जो रहेगा ए बी सी और एफ, ये थोड़ा सा मैट्रिक्स है उसका वैल्यू, तो हाँ ए बी सी प्लस 2 एफ सी एच माइनस ए स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू 0। ये एक मतलब ये दोनों तरीका बहुत अच्छा है, और ये जो तरीका है ना डी वाला, वही ये है। बस ये क्या है कि ये तुम्हें सोचना पड़ा ना क्वाड्रेटिक में, और ये डायरेक्ट इसका जो रिजल्ट होता है ना, इस चीज का जो रिजल्ट होता है, अगर वो याद है तो बहुत आसानी से हो जाएगा। दिस इज द रिजल्ट। तुम लोगों ने वहाँ किया होगा को स्ट्रेट लाइन में आई थिंक। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। हाँ, जी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में तुम लोगों ने किया होगा हाँ, ना कि pair अगर of- कोई 2 डिग्री इक्वेशन, 2 डिग्री जनरल इक्वेशन, 2 डिग्री इन 2 वेरिएबल जनरल इक्वेशन अगर एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, तो उसके लिए केस क्या होना चाहिए? दिस शुड बी इक्वल टू 0। एम आई राइट? तो वहां से तुम्हें ये A1 A2 निकल, ठीक है। सबसे आसान तरीका यही है कि तुम इसके मुझे थ्रू याद जाओ। ही नहीं था। क्या क्या कुछ कुछ बोल रहे हो उधर? ये फॉर्मूला याद नहीं था। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, तो अभी तो याद हो हाँ जाएगा। भैया मुझे लग रहा था ये कोऑर्डिनेट का उत्तर ये नहीं देखो, चमका नहीं। क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक का ही, मतलब इन जनरल बोलूँ तो क्वाड्रेट एफओएम का क्वेश्चन है, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब जहाँ से मैंने उठाया ना ये क्वेश्चन, तो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में दे रखा है, ठीक है। अब फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में दे रखा है तो जो अदरवाइज किया वही किया होगा उसमें भी, ठीक है। लेकिन इसको करने का एक अप्रोच अपने पास भी है ना, क्योंकि हम लोग पढ़ रखे हैं कोनिक, सॉरी स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हम लोग पढ़ रखे हैं। तो वैसे इसका ज्यादा मंथन हम लोग कोनिक्स में करते हैं कि कब हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगा, कब पैराबोला, कब इलिप्स, कब सर्कल, कब क्या। तो इसीलिए तो अपने पास एक और अप्रोच था इसको करने का, इसलिए मैंने सोचा कि चलो उस हिसाब से भी किया जाए। चलो। भैया एक और तरीका मैंने सोचने की कोशिश किया था, बोलो। जो हम लोग का पहला 3 टर्म्स दिख रहा है 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो उसको फैक्टराइज कर दिया 2x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई में। ठीक है। आगे। तो जो अपना जो फंक्शन होगा उसमें x प्लस वाई और 2x प्लस वाई के आगे हम लोग को कोई कांस्टेंट जोड़ना होगा। तो अच्छा यहाँ पे दिख रहा है कि लास्ट में 1 है, तो फिर मैं दोनों में 1 जोड़ दिया, ठीक है। तो वो हो गया x प्लस वाई प्लस 1 इंटू 2x प्लस वाई प्लस 1। ठीक है, अच्छा इसको तुमने ऐसे कर दिया, तो x फिर प्लस। इसके बाद जब फिर y का कोएफिशिएंट कंपेयर किया तो a1 का वैल्यू 2 आ रहा है, अब a2 कैसे निकालना है? A1 का 2 और A2 का, a2 अब कैसे निकाले? अच्छा एक ही वैल्यू आएगा। दोनों को -1 रख दो एक बार, होगा क्या इससे? नहीं भैया, फिर -3x आ जाएगा उसको। -3x आ जाएगा, अच्छा -2x -3x आ जाएगा, सही बात है। तब तो फिर A2 का वैल्यू 2 आया ना, एक वैल्यू जैसे इसका जो क्वाड्रेटिक बनता है वो क्या बनता है, 2a² - 8
80 plus 10 is equal to 0, I think. एग्जैक्ट वैल्यू A1 A2 का आया क्या तुम लोगों को? So 2 or 5 by 2. 2 और 5/2, यानी कि 2 तो तब तुम्हें आ गया इसका मतलब अरविंद। तो 5/2 निकालने के लिए कैसे सोचा जाए? तो भैया वहाँ पे x प्लस वाई प्लस ये लिख देंगे और 2x प्लस वाई प्लस बी लिख देंगे, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, x प्लस वाई, ये भी तो शायद 1 ही रिटर्न करने वाला है। एक मिनट, वन बाई टू, टू इंटू वन बाई टू, टू माइनस 1/2, ए और बी माना जाए अगर, एक मिनट, ए और बी, अगर x प्लस वाई प्लस 1 एक आया, x प्लस वाई प्लस 1 माइनस तो होगा नहीं इसमें। मेरे ख्याल से फिर फ्रैक्शन में सोचना पड़ेगा, अगर आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है ना वैसे। फ्रैक्शन में सोचे तो कैसे? चलो एक बार क्या करते हैं ना, यहाँ पे 2 और 1/2 रख के सोचते हैं। एक मिनट, एक बार सोचते हैं, देखते हैं। +2 + 1/2, तो x स्क्वायर कितना बनेगा? 2x स्क्वायर। भैया फिर वो x का कोएफिशिएंट 4 प्लस हाफ आ जाएगा, 9/2 आ जाएगा। एक मिनट, एक y स्क्वायर प्लस 2xy 3xy प्लस 5y/2, 2। अच्छा, हाफ यहाँ रखो और 2 यहाँ रखो, एक सेकंड के लिए। हाफ यहाँ, 2 यहाँ रखते हैं, अब हो जाएगा। आई थिंक अब सही है ना? हाफ यहाँ, 2 यहाँ। हाँ भैया। लेकिन अब तुम लोग को लगेगा भैया आपको पहले से आंसर पता है तो आप करेगी ना। तो रुको मैं बताता हूँ मैं क्यों सोचा है। एक मिनट रुको, मैं बताता हूँ क्यों सोचा हूँ। भाई मेथड बताइए ना। हाँ वही मैं सोच रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। मतलब देखो, एक बात तो पक्का है ना कि तुमको ये 1 लाना है, दिस शुड बी 1। एक काम करो, जैसे भी उसने किया ना, मैं एक मिनट, हाँ एक काम करता हूँ, ये 2 और 1/2 नहीं मानता हूँ मैं, इसको a और 1/a मानता हूँ। मतलब b और 1/a, a तो यहाँ मेरे पास एक पहले से है ना। अब मैं b और 1/b क्यों मान रहा हूँ, ये कोई बताएगा? मतलब क्यों ऐसा मैंने सोचा? प्रोडक्ट 1 होगा। दोनों हाँ का प्रोडक्ट हाँ, इसीलिए बस मैंने इसलिए b और 1/b सोचा। ठीक है, मतलब वेरिएबल, इन जनरल वेरिएबल मैंने सोच लिया। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको खोलो, 2x स्क्वायर अब प्लस, इसमें x का कोएफिशिएंट को इक्वल टू 3 कर देंगे, उससे हाँ आ जा रहा है। तो बस b के दो वैल्यू आ जाएंगे यहाँ से, 2 और 5/2। तो b और 1/b मैंने इसलिए माना, वहीं से मुझे वो इसको मैंने पुट करके देखा तो वो मुझे 1/2 आ गया b का वैल्यू। तो इससे सॉरी 2 आया, मतलब b के वैल्यू ये 2 नहीं आएंगे, 2 1 आएंगे और b का वैल्यू 1 और 1/2 आएगा, या शायद 2 आए, जो भी आए देख लेना। हाँ 1 और इसलिए तो 1/2 आया। हाँ, तो वही मुझे वहां से दिखा, इसलिए मैंने वो 1/2 आंसर था, इसलिए नहीं पता था, इसलिए मैंने ये कहा। ठीक है, ये मत सोचना भैया चीटिंग कर दिए। भाई मेथड समझ नहीं आया। मेथड में समझाता हूँ, देखो अरविंद ने क्या किया ना, पहले मैं ये समझ सकता हूँ। पहले इसको देखो, ये शायद अगर तुमको कुछ नहीं दिख रहा है ना, शायद तुमको ये दिखेगा कि ये फैक्टराइज हो सकता है। 2x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर, यानी ये क्या बना, x प्लस वाई इंटू 2x प्लस वाई प्लस ay प्लस 3x प्लस 1।
अब अरविंद को क्या लगा कि भैया सो ये तो मेरे पास फैक्टराइज होके आ गया, तो इट मे हैपन कि ये भी इन दोनों में से कुछ एक हो जाए, इनका भी कुछ फैक्टराइजेशन इन दोनों में से कुछ एक हो जाए, मतलब इन दोनों में से एक ना हो, इसका मतलब कि कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे कुछ कॉमन आए निकल के। तो उसने क्या सोचा, ये इन जनरल ये हो सकता है कुछ इस टाइप का बने, प्लस समथिंग इंटू 2x प्लस वाई प्लस समथिंग। अब उसने ऐसा ही क्यों सोचा, क्योंकि दिस इंटू दिस तुम्हारे पास पहले से पड़ा हुआ है ना, ये वाला पार्ट। तो हाँ क्या है दिस इंटू दिस, तो उसको ये दिखाना, तो उसको लगा कि हो सकता है समथिंग प्लस समथिंग को मल्टीप्लाई करके ये आ जाए पूरा, इट में हैपन। और ये एक तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, कि तुम पहले अगर कुछ पार्टिकुलर पार्ट फैक्टराइज हो जा रहा है ना, तो तुम उसको इस टाइप से लिख के पूरा का पूरा सॉल्यूशन सॉल्व कर सकते हो। अगर कुछ पार्ट ही सॉल्व हो रहा है, यहाँ तो मुझे पूरा का पूरा सॉल्व हुआ नहीं, मुझे तो सिर्फ एक पार्ट निकल के आया, तो तुम उस पार्ट को ऐसे कर सकते हो, इट में हैपन तुम ऐसे सोच सकते हो, ठीक है। अब फिर उसको यहाँ क्या रखेंगे, ये कैसे अपील किया, तो उसको दिखा कि अच्छा, क्योंकि यहाँ तो कांस्टेंट ही रखा है, ये बात तो कंफर्म। अब कांस्टेंट इसमें हाँ 1 दे रखा है, तो उस 1 का फायदा उठाएंगे, इसीलिए मैंने उसको b और 1/b रखा, ताकि वो कट के 1 बने। और उसके बाद फिर मुझे जो x के 3 है ना, x पे 3 है, इससे मुझे b के बीच में एक रिलेशन आएगा क्वाड्रेटिक, जो मुझे a का वैल्यू निकाल के देगा। समझ में आया? मुझे 1 और b दोनों का कांस्टेंट का रिलेशन हाँ बताइए ना फिर से। हाँ, चलो ठीक है, b और 1/b माना मैंने। अब x का कोफिशिएंट निकालो, इसको प्रोडक्ट करके क्या आता है, x x/b प्लस 2bx। अब यहाँ से कंपेरिजन करके बताओ क्या आता है, 3, यानी कि 2b हाँ प्लस 1/b बराबर 3 आया। यहाँ से b के 2 वैल्यू निकल के आएंगे ना, हाँ बस वही 2 वैल्यू तुम्हें a1 और वही 2 वैल्यू को रख के तुम्हें a आ जाएगा, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ y कितना आएगा सोचो, by प्लस 1/by। तो बस तुम्हें वो निकल के आ गया b, तुम इसमें पुट कर दो, तुम्हारा a के 2, क्योंकि यहाँ से 2 वैल्यू b के हैं, तो यहाँ से 2 वैल्यू a का आएगा, हाँ तो बस वहां से तुम्हें a आ जाएगा 2, एक 2 और एक 5/2। समझ में आया? हाँ वही। बस इसी तरीके से डील करेंगे। चलो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डाउट था ना, 1 मिनट मैं देख लेता हूँ, 1 मिनट। अच्छा, हम्म, 1 मिनट, बस एक चीज देखना था मुझे। मेरा सीट है नहीं ना मेरे पास, मुझे खोलना पड़ता है उसमें जाके। अच्छा, ये कितने एमबी का है सीट वैसे? भैया x चलो कोई नहीं, तुम लोग तब तक एक चीज सॉल्व करो, मैं तब तक सीट खोजता हूँ। भैया 1.8 MB। अच्छा, तो शेयर कर दो आपको मुझे। भेज दे क्या? हाँ भेज दो मुझे। तब तक तुम लोग एक चीज बनाओ, मतलब जो जो बैठे हुए हैं वो, ये तुम्हें फंक्शन दे रखा है, ठीक है, तुम्हें फाइंड करना है d ऑफ ये फाइंड करना है, फाइंड करो।
अच्छा भैया ये x पे हाँ बोलो। तो क्वेश्चन क्या है ना, y इज इक्वल टू ln cos स्क्वायर है x ना, स्क्वायर है, तो तुम्हें dy बाय d cos x निकालना है, ठीक है। ये माइनस 2x इंटू साइन स्क्वायर x बाई cos x स्क्वायर इंटू साइन इनटू डिवाइड डिवाइड डिनोमिनेटर में इंटू साइन x। sin x। अच्छा, सबको यही आया। डिनोमिनेटर में माइनस साइन एक्स आ रहा है। तो यहाँ से मैं हटा दूं माइनस को। हाँ भैया। अच्छा, चलो मैं भी एक बार देखता हूँ। मेरे ख्याल से चेन रूल लगेगा, ठीक है। तो पहले मैं ये करता हूँ। ठीक है, यही हुआ ना। तो ये तो मेरे ख्याल से 1/cos x² हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा -sin x²। ये 2x हो जाएगा, और इसको नीचे ले आओ तो बन गया -sin x। तो आ गया, ठीक है। बस, चलो अब उसका देखा जाए, व्हाट्स द प्रॉब्लम। यही है ना 3 नंबर क्वेश्चन। भैया चलो क्या कर रहा था, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इतना इन BnO3 होल ट्वाइस, इतना if lambda not is equal to this, lambda not b is this, you put your। हाँ भैया ये अच्छा, तो दिक्कत कहाँ हुआ इसमें फिर। भैया आंसर नहीं आ रहा मेरा। अच्छा, आंसर नहीं आ रहा। किसी और के साथ ये प्रॉब्लम हुआ इसमें कि आंसर नहीं आ रहा हो किसी और को। भैया इसमें बता रहे कैसे किए थे। अच्छा ठीक है, चलो। The conductivity of solution which is 0.1 m BaNO3 whole twice and 0.2 m इतना एक लैम्डा इतना कंडक्टिविटी तुम्हें दे रखा है ना, कंडक्टिविटी। कप्पा अच्छा, कापा दे रखा है तुम्हें, लैम्डा नॉट इतना, तो लैम्डा नॉट इतना, यानी कि कापा को क्या, लैम्डा को क्या लिख सकते हैं, कापा इंटू 1000 बाई 1000 डिवाइडेड बाय मोलरिटी लैम्डा नॉट। एक समय, सॉरी सॉरी सॉरी, मोलरिटी मोलरिटी मोलरिटी, सॉरी सॉरी सॉरी। इस लैम्डा को लैम्डा नॉट ही लिख देते हैं एक समय के लिए, क्योंकि क्योंकि मेरे ख्याल से इन्फिनाइट सॉल्यूशन पे ही ये वैल्यू मांग रहा है, क्योंकि जब इन्फिनाइट वाला दे रखा है इन्फिनाइट पे मांग रहा होगा। तो बस मेरे ख्याल से इसको पुट कर देंगे ऊपर, 5.3 इंटू 1000 एंड डिवाइडेड बाय मोलरिटी। गलती हो गया तुमसे, ये 1000 मल्टीप्लाई नहीं होगा, डिवाइड होगा इसमें। तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर मीटर में इसलिए मीटर में ना, वही मुझे लगा शुरू में कि कुछ गड़बड़ हो गया इसमें। ये 1000 10 पावर 3 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। 10 पावर 3 इंटू, अब मोलरिटी मांगा है ना, तो मोलरिटी किसका, दरअसल में मोलरिटी, दोनों में NO3 नहीं NO3 का मोलरिटी नहीं, बात ये नहीं है कि NO3 का मोलरिटी, NO3 का मोलरिटी अगर मैं लूँ यहाँ पे, तो ये 5.3 जो है वो सिर्फ MO3 का थोड़ी है ना, NO3 का तो सिर्फ है नहीं। समझ में आ रहा है। हाँ भैया तो फिर वो सिर्फ NO3 का थोड़ी निकलेगा, वो तो मुझे सब इंक्लूड करना ही पड़ेगा ना। यहाँ जो मोलरिटी आएगा कोई बताएगा किसका होगा। मिक्सचर का कोई तो बता दो, एक मिनट रुको, एक मिनट तुम से पूछ लूँ। ऋषभ, भैया किसका लिखूं यहाँ पे मोलरिटी में। क्या क्वेश्चन क्या भैया, रिपीट कर सकते ये 3 नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पे। हो?
अरविंद? लैम्डा नॉट क्या होगा ये बताओ। बेरियम 2 प्लस का लैम्डा, लैम्डा नॉट ऑफ बेरियम 2 प्लस 2 and 3 लैम्डा नॉट ऑफ NO3 माइनस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ 2 होगा। Ag प्लस, ठीक है। नहीं, यहाँ से 2 और यहाँ से 3, ठीक है। और Ag प्लस का लैम्डा नॉट Ba2 प्लस नहीं रखा है, मेरे को कितना आ गया 30 × 10⁻³ Ag प्लस में आएगा 6 × 10⁻³ प्लस x मान लेता हूँ, 3x मान लेता हूँ, कितना होगा 19 × 10⁻³ प्लस 3x, ठीक है। यहाँ पे ये लिखने के लिए आएगा। अब मोलरिटी सारे आयोन्स का होगा यहाँ पे, सर समझ में आया? सबको तो डिफरेंट होगा, तो कैसे हाँ लिखें? बात तो ऐसा है ना कि टोटल कितना बेरियम 2 प्लस का कितने हैं मोल्स? 0.1 एक लीटर का अभी बात करते हैं, चलो। नाइट्रेट का कितना आएगा 0.4। 0.2 तो यहाँ से 1 मोल्स मैं भी निकाल रहा हूँ बेसिकली, 1 लीटर मान लेते हैं इसमें, 1 लीटर कंडीशन सोल्यूशन है, ठीक है। तो बेरियम का कितना होगा 0.1, नाइट्रेट का कितना होगा 0.4, इसका कितना होगा 0.2, कितना आएगा 0.7, यहाँ 0.7 लिख दो। अब आई थिंक बात बन जाएगा। ये कितना आ गया 53/7 × 10⁻³ माइनस 19। एक मिनट, अगर मैं 0.5 लिखता हूँ 0.7 53, ये 19 हुआ ना, माइनस में आ जाएगा ये तो वैल्यू माइनस 5.3 613 बेरियम 2 प्लस नाइट्रेट लैम्डा नॉट तो आया कितना 19 × 10⁻³ प्लस 3x बराबर kappa 5.3 बाय मोलरिटी आ जाएगा आई थिंक टोटल मिला के बेरियम नाइट्रेट 0.1 0.11 0.3 1 लीटर मानना जाए तो टोटल आयोन्स की संख्या हो जाएगी 0.27 ही होना चाहिए, कोई दिक्कत तो है नहीं। 53/7 × 10⁻³ 10⁻³ हाँ दिक्कत हो रहा है, माइनस क्यों आ रहा है वैल्यू 3x बराबर 53/7, तो 7 पॉइंट समथिंग और 12 होगा, माइनस में आ जाएगा आंसर। x बराबर माइनस समथिंग, एक मिनट कुछ गलती हुआ है आई थिंक 0.7 नहीं होगा यहाँ पे 0.2 ये हुआ ना, और 0.1 ये हुआ मोलरिटी। भैया ये जो मोलैरिटी हम लोग लिख रहे हैं, हाँ ये तो मतलब दोनों के अंश को मैं कर रहा हूँ, दोनों 1 लीटर का, तो उस समय जो मोलैरिटी हम लोग देखेंगे वो तो 2 लीटर का सॉल्यूशन में देखेंगे ना, हाँ यही गलती यानी हुआ था। 0.7 मोल्स एंड 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर, वही गलती हुआ, समझ गया मैं। 106/7 माइनस 19, लेकिन यहाँ से ये भी तो फिर दिक्कत क्यों होगा, माइनस आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ से फिर यही दिक्कत होगा, ये फिर माइनस आएगा। अगर 7 में मल्टीप्लाई करूँ तो 106/7 19 7 7 53 जब तक इससे बड़ा नहीं तब तक तो कोई सवाल ही नहीं उठता। यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा फिर ये, अगर नहीं बात क्या है ना, अच्छा मैं समझाता हूँ, एक मिनट बात क्या है दरअसल कि ये अगर मैं 1 सेकंड के लिए देखूं तो लैम्डा नॉट तो आ गया, कंडक्टिविटी भी आ ही गया, दोनों का अलग निकाल के जोड़ दूं। हाँ ये भी तो हो सकता है दोनों का अलग निकाल के जोड़ दिया जाए, ताकि इनफाइनाइट पे तो ऐसे भी जुड़ जाता है,
के 5.353 इंटू 10⁻³ एक समय के लिए 0.1 अगर लेके जाऊँ और प्लस 26.5 इंटू 10⁻³ तो कितना हो जाएगा 597 60.5 के पास समथिंग आ रहा है। इसका आंसर क्या दिया है रवि? भैया वो 1000 से मल्टीप्लाई करके बोला है 7। 7 हाँ 7 बोल, इंटीजर टाइप। हाँ वो तो मैं समझ गया, 7 बोल रखा है इसमें। क्या प्रॉब्लम हो रहा है इसका फिर? मेरे ख्याल से तो आयोस की ही मोलरिटी का जो भी होता है कि 5.3 है, बैरियम 2+, बैरियम तो एक ही है, 5.3 से 0.7 आयोन्स की मोलरिटी इक्विवेलेंट नहीं पूछ रहा, मोलरिटी पूछ रहा है। अच्छा, 5.3 into 10⁻³ divided by क्या है यहाँ पे 0.4 50/4 15.33 ये भी नहीं आ रहा, सबकी कंडक्टिविटी से जुड़ जाती है। हम्म हम्म हम्म, हम्म। चलो हाँ देखो वैसे हो जाएगा। ये 1 क्या होगा, लैम्डा नॉट इंटू 10⁻³ इंटू मोलरिटी ऑफ 1 प्लस लैम्डा नॉट इंटू 10⁻³ ऑफ मोलरिटी ऑफ 3 लैम्डा नॉट 10⁻³ मोलरिटी ऑफ 3। चलो पहला का कितना है 6 6m1 6 किसका Ag का 0.2 और लैम्डा नॉट इसका कितना है 10⁻³ 13 इंटू 0.2 2.6 प्लस 0.4 इंटू 10⁻³ लैम्डा नॉट इक्वल टू 5.3 1.2 2.6 1.2 प्लस 2.6 कितना होता है 3.8 और 0.4 इंटू 10⁻³ लैम्डा नॉट इक्वल टू 0.2 2.6 एक मिनट हो जाएगा 5.3 माइनस 3.8 1.5 लैम्डा नॉट इक्वल टू 15/4 इंटू 10⁻³ आई थिंक ये होना चाहिए आंसर, और इस पे तो कंफर्म भी हूँ मैं। 15/4 1.2 2.6 एक बार फिर से चेक कर लिया जाए। Ag का 6 अच्छा एक मिनट ये 1.3 होगा ना, हाँ हाँ गलती हो गया, ये 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1.6 प्लस 1.3 2.5 2.5 को यहाँ डिवाइड दूंगा कितना बचेगा 2.5 को डिवाइड दूंगा 2.8 हाँ आ गया आंसर, सही 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 गलती हो गया था। चलो मैं बताता हूँ। अरे यार ये सब क्यों हो रहा है मुझसे, मुझे एडवांस देना है 2 महीने बाद और मुझे यही सब होता है ये तो बहुत गरीब बात हो गई ना। देखो क्या होगा, दिक्कत क्या है ना, बेसिकली मैं बताता हूँ। ये जो कंडक्टिविटी है ना इसके थ्रू सोचेंगे। बेसिकली हर आयन के कारण जो कंडक्टिविटी है, तुमको पता होगा ना कि सॉल्यूशन में सारे कंडक्टिविटी जुड़ जाते हैं, लाइक कि जैसे वो पैरेलल में हो K1 प्लस K2 प्लस K3 कंडक्टिविटी सारे जुड़ते हैं, ये तो पता होगा ना ये लॉ। हाँ तो बस अब करना क्या ना कि तुम्हें हर एक आयन्स के कारण कंडक्टिविटी निकाल के जोड़ के उसको 5.3 के बराबर कर देना है। कंडक्टिविटी कैसे निकलेगा, लैम्डा नॉट बराबर के कापा अपॉन 1000 इंटू m है ना, तो पहले K ऑफ बैरियम के कारण जो आएगा कंडक्टिविटी वो निकालो, कापा ऑफ नाइट्रेट जो आएगा वो निकालो, और कापा ऑफ Ag प्लस जो आएगा वो निकालो, और तीनों को जोड़ दो, तीनों का जोड़ ही 5.3 के बराबर होगा। जोड़ क्यों रहे हैं,
क्योंकि जो कंडक्टिविटी होता है ना वो, सॉरी, जो मान लो ऐसा कि रेसिस्टेंस इसमें कैसे हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं, इन सॉल्यूशन रेसिस्टेंस लाइक पैरेलल में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जुड़ते हैं, कंडक्टिव रेसिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो रेसिस्टिविटी तो इनवर्स के रेशियो में जुड़ता है ना, ये डायरेक्ट जुड़ हाँ जाती है भैया। कंडक्टिविटी। तो बस कंडक्टिविटी जोड़ देंगे, आ जाएगा आंसर, वहीं से तुम्हें आंसर आ जाएगा। समझ में आया? हाँ भैया। अरविंद, हाँ भैया। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे थे यार? मतलब इसे क्या सर पढ़ाई नहीं क्या ये तो टॉपिक? actually मैं समझ नहीं पाया। एक मिनट, फिर से बोलना, आवाज नहीं आई। मैंने अभी तक पहला क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। अच्छा, मतलब ये सब, मतलब यहाँ तक मतलब सर पढ़ा चुके हैं ना ये चीज? हाँ भैया। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, मैं भी थोड़ा सा इसमें रह गया, मैं भी कुछ देखूंगा। हाँ, अगला तुम्हारा डाउट था, एक मिनट में चेक, अगला डाउट था तुम्हारा। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन में ना ऑप्शन, ये फोर्थ यही है, हाँ यही। ऑप्शन ए एंड सी, ठीक है। ये क्या बोलता है, F2 इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन इतना, F2 का कहाँ है, F2 ये है। हाँ, इसमें क्या दिक्कत है? भैया इसमें समझ नहीं आया कौन सा देखो जिसका, कंपाउंड। नहीं नहीं, F2 तो वहाँ तुम्हें ये, पे हाँ हाँ बोलो बोलो। कुछ और कंपाउंड दिया ऊपर में। कहा था कि F2, अच्छा H4X6 और यहाँ X4XeO6 दे रखा है ना, ये ना, ये दिक्कत हो गया ना, ये मिसप्रिंट है, ये मिसप्रिंट है, हाँ ये 6 नहीं होगा, ठीक है। सी में बोलता है हाँ भैया। ClO4 कैन ऑक्साइड Cl2 इन एसिडिक मीडियम अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, ClO4 कैन ऑक्साइड Cl2, कहाँ गया Cl2, Cl2 Cl2 Cl2, भैया यहाँ भी एक मिसप्रिंट है। अच्छा यहाँ भी मिसप्रिंट है। Cl2 हाँ भैया, सर उसको ठीक करवा दे। चलो ठीक है, तब काट दो इसको, हटाओ फिर, तब तो जो सर ने करवाया ठीक, फिर वो देख लो, ठीक है। हाँ चलो 5 पॉइंट लिखाना है ना, आई थिंक, जल्दी से 5 पॉइंट लिखाया जाए। भैया और है कुछ अच्छा और है, बोलो। उसी में। इसी में कौन सा पार्ट? बस एक सेकंड। भैया हम्म, 6 और 8। 6 और 8। अच्छा एक मिनट, अभी मैं एक काम करता हूँ ना, वो 5 पॉइंट लिखा है तो फिर मैं तुम्हारे साथ अलग से डिस्कस करूंगा अभी, रुक के, ठीक है, हाँ क्योंकि बच्चे फिर वो लोग बैठेंगे ना। ये तो भाई किसी और दिन इसका एक डिस्कशन क्लास रख दीजिए अरे ना। अरे नहीं नहीं, मैं सारा तुम्हें अभी बता क्वेश्चन दूंगा, अभी क्या। कुछ करना है तुम्हें? नहीं मतलब और भी है लेकिन वो अभी सॉल्व नहीं किए पीछे का। अच्छा, अगर आप किसी और दिन रख दीजिएगा एक तो दे मिनट, रहे संडे को करोगे डिस्कस? दूसरा। हाँ भाई। संडे को सब फ्री हो ना? हाँ कोई टेंशन नहीं है। अच्छा ठीक है, तो मैं संडे को सर को बोल दूंगा एक क्लास रख लेने के लिए। चलो, मैं तुम्हें उसी दिन सब कुछ क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अभी मैं हाँ लिखा भाई। देता हूँ 5 पॉइंट जो लिखने हैं, मुझे लगता है जरूरी। एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ बाबू। कलर्स लिखाने थे ना, कलर्स कलर्स कलर्स, चलो ठीक है। PbCrO4 का कलर पता है? सेम कलर वाला ही लिखवाइएगा पाँचों। अच्छा अच्छा, वही मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। PbCrO4 का कलर आई थिंक कि येलो होता है। उसी तरह Na2CrO4 का कलर भी क्या होगा?
फिर CrO4 और 2- वाला आयन का हर एक सॉल्ट का कलर येलो होता है। नहीं, ऐसा किसने कहा? ये जो, अच्छा, इसमें कोई एक्सप्लेन करेगा कि ये येलो कलर किसके कारण है? इसमें PbCrO4 में येलो कलर है किसके कारण? पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म, अच्छा, चलो देखते हैं तुम्हारी बात को भी थोड़ा सा। अगर पैरामैग्नेटिज्म होगा तो कहीं ना कहीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और CrO4 2- में Cr का कितना ऑक्सीडेशन नंबर है? 6। 6। के पास कोई इलेक्ट्रॉन होगा क्या खाली? नहीं। तब तो पैरामैग्नेटिज्म का तो कोई सवाल नहीं है। और कोई तरीका? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे कैसे कलर दिखाते हैं? DD ट्रांजिशन हम्म, और आयोन एक्सचेंज। आयोन एक्सचेंज मेटल टू लिगेंड होता है या लिगेंड टू मेटल होता है? इसमें लिगेंड टू मेटल होगा। ये जो ऑक्सीजन है ना, इस ऑक्सीजन, ये इसको इलेक्ट्रॉन प्रदान आयन करेगा। एक्सचेंज थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ना। आयोन एक्सचेंज, जैसे ये ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डालेगा, हाँ। ठीक है? और वो इलेक्ट्रॉन दरअसल, ये इलेक्ट्रॉन डालेगा क्यों? पोलराइजेशन कारण। यहाँ जो पोलराइजेशन होगा ना, ड्यू टू हाँ। डेट, यहाँ पे एक पोलराइजेशन होगा, उसके कारण इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा। और वो जो चार्ज इसके अंदर आया ना, इसके पोलराइजेशन कारण, वो चार्ज के कारण दरअसल इसमें कलर दिखाई देगा। और वही रीजन PbCrO4 का भी है, Na2CrO4 का भी है। Ag2CrO4 रेड, रेड ब्राउन, ब्राउन वैसे ज्यादा नहीं है, बट रेड ब्राउन एक समय के लिए बोल सकते हो, थोड़ा सा रेड ब्राउन, रेड। ये आयन एक्सचेंज था ना वो उसका हाँ रीजन। हाँ, आयन एक्सचेंज। अच्छा, उसके बाद K2Cr2O7 का तो मेरे ख्याल से जानते होगे, मैंने शायद लिखवाया भी था। हाँ भैया। हाँ भैया, ऑरेंज। ऑरेंज। ऑरेंज, हाँ ऑरेंज था ना। अच्छा, और एक मिनट, किसका लिखवाना है? कोबाल्ट का मतलब कोबाल्ट का तुम लोग जानते हो ना कि कवर कलर किस टाइप का होता है इन जनरल? इन जनरल कोबाल्ट के जो कलर होते हैं, जैसे COOH बता होल्ट, दीजिए। COOH होल्ट, ऐसा कलर क्या होगा? आई थिंक कि COOH होल्ट ऐसा कलर पिंक होना चाहिए, क्योंकि कोबाल्ट का दरअसल जो कलर होता है ना, वो पिंक ही होता है। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ इसको, क्योंकि मुझे ऐसे याद भैया तो है शायद ब्लू होता ब्लू है। होता। इसका। हाँ, मुझे लगा क्योंकि COCl2 का शायद तब होता होगा पिंक। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, रुक जाओ, मेरे पास लिस्ट है, मैं चेक करता हूँ। हाँ, COOH होल्ड ट्वाइस ब्लू होता है। COOH, ना, सब मैं समझ गया, हाँ ठीक है, मैं क्लियर हो गया। COOH NO3 का भी ब्लू होता है, हाँ याद आया। कोबाल्ट ऑक्सीनाइट्रेट, कोबाल्ट ऑक्सीनाइट्रेट का भी कलर ब्लू होता है। अब कोबाल्ट ऑक्सीनाइट्रेट कहाँ काम में आता है? COOH होल्ड ट्वाइस में जब तुम NaNO3 डाल दोगे ना, CONO3 होल्ड ट्वाइस NH, हाँ अब याद आया, रुक जाओ, लिखना मत इसको भी, ये सब मत लिखना भी जो मैं लिखाऊंगा, इसे बता रहा हूँ कि इसका काम कहाँ आएगा। कोबाल्ट नाइट्रेट, इसमें जब NaOH डालते हैं ना, NaOH, तो ये चेंज होगा CaOH NO3 में, कोबाल्ट ऑक्सीनाइट्रेट, फिर एक्सेस में NaOH डाल देंगे तो COOH होल्ड ट्वाइस में चेंज हो जाता है। तो वहां से चेंज आएगा पता, वहां पे मतलब ये तो मैं अभी लिखना मत इसको, क्योंकि ये तुम्हारा वहां पे काम में आ जाएगा, लिखना ही होगा वहां पे, कहाँ पे, क्वालिटेटिव एनालिसिस में। और एक मिनट, एक और कोई कलर, AgI का तो तुम लोग को पता ही होगा, AgI का पता है ना? हाँ भैया। हाँ AgI, और AgBr तो पता ही होगा। येलो। हाँ, क्रोमियम का सबसे खास सा कलर कौन होता है? ग्रीन। हाँ, तो एक ग्रीन लिख लो बस,
ग्रीन हो गया यहाँ से, तो PbCrO4 हो गया, Ag2CrO4 हो गया, Ag2CrO4, 5 कलर हो गए ना। अच्छा, अब कुछ पॉइंट्स दिखाने हैं। तो अच्छा, तुम लोग और का नाम याद कर रहे हो कि नहीं, ओर्स के नाम मेटलर्जी वाले? मेटलर्जी नहीं हुआ। कोई नहीं, फिर भी याद करना तो शुरू कर दो कम से कम। चार, आज 2 और के नाम लिख लो, ताकि ऐसे तो आगे चल के तो तुम लोग ये सब पढ़े होगे। क्रायोलाइट तो याद ही होगा तुम लोग को, आई थिंक। Na3ALF6। हाँ, Na3ALF6 हो गया। एक और याद कर लो। और एक फेल्डस्पर, हाँ फेल्डस्पर बहुत बड़ा सा है, बट याद कर लो, कभी कभी इस पे क्वेश्चन आ जाता है। फेल्डस्पर का फॉर्मूला होगा K2O.Al2O3.6SiO2। मैंने कैसे याद किया इसको? K2O16, शायद 14 12 3 6 2 जा 12 3 14, हाँ 16, O16 Al2Si6। मतलब मैंने तो ऐसे याद कर रखा है, K2Al2 O16 Si6। इतना बड़ा ऐसे याद नहीं होता मुझसे तो। और फिर रुक जाओ। भाई वो हाँ बोलो। पूरा इसी का है ना? हाँ पूरा इसी का है ये। इसको काट दो, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है मतलब लिखने का, और कुछ नहीं है वो। एक मिनट। सरफेस केमिस्ट्री में भी कुछ कुछ है जो इम्पोर्टेंट है। एक मिनट। चलो, कुछ और याद आता है तो बताता हूँ। जैसे जर्मन सिल्वर एलॉय है, पता है ना? हाँ भाई, हाँ भाई, इसमें सिल्वर नहीं होता है। सिल्वर नहीं होता। वो तो ठीक है, लेकिन है किसका? जर्मन सिल्वर का जो है वो एक चीज। अच्छा, तुम लोग को एक चीज दिखा है इसमें, मतलब कुछ कॉमन सा चीज जो जैसे किससे याद कर सकते हैं? 3D ग्रुप का सबसे 3 अंतिम एलिमेंट कौन कौन होता है? जिंक, कॉपर, निकल। हाँ बस उसी से बनता है। 3D का सबसे अंतिम में जो 3 होते हैं ना एलिमेंट, कॉपर निकल जिंक, हाँ, उसी से बना हुआ होता है जर्मन सिल्वर। मेरे मेरे शिफ्ट में आ गया था ये क्वेश्चन। जर्मन सिल्वर का बताइए कंपोजिशन क्या है? तो मुझे इस ट्रिक से ही याद था ये वाला, क्योंकि एलॉय के जल्दी नाम ना याद होते नहीं है। मतलब कुछ कुछ थोड़ा सा छूट जाता है। ये ट्रिक याद था मुझे ये वाला, कि ऐसे याद होता है। तो मैंने तो तुरंत उसमें तो हो गया था। चलो। और अगर तुम्हें बहुत प्योर फॉर्म का नाइट्रोजन बनाना है ना, बहुत प्योर फॉर्म का नाइट्रोजन बनाना है, एकदम प्योर फॉर्म का, तो अजाइड की हीटिंग से करते हैं। अजाइड को हीट करने से ना जो नाइट्रोजन निकलता है, दैट इज वेरी प्योर। चाहे सोडियम अजाइड का काम करो या बेरियम अजाइड का यूज लो, इसके हीट करने से तुमको जो नाइट्रोजन मिलेगा ना, दैट इज वेरी प्योर। तो प्योर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए हम लोग ये करते हैं अजाइड का हीटिंग। वैसे नाइट्रोजन प्राप्त करने का बहुत सा तरीका होता है। अमोनिया को कॉपर ऑक्साइड से हीट कर दो, सोडियम ऑक्सीक्लोराइड से हीट कर दो, या फिर अमोनियम क्रोमेट को हीटिंग कर दो, उससे भी नाइट्रोजन निकलेगा। बट ठीक है, वो सब अपनी जगह है। बट जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन निकलता है, इसका कारण ये है ना कि नाइट्रोजन इसमें मतलब ठीक है, नाइट्रोजन एकमात्र गैसियस प्रोडक्ट है इसका, क्योंकि बैरियम तो सॉलिड होगा, नाइट्रोजन सॉलिड होगा, सॉरी सोडियम सॉलिड होगा, सोडियम और बैरियम सॉलिड होगा। और इसका जो अजाइड का काम आता है ना, वो उसके उसमें काम आता है। गाड़ी वाड़ी में देखे होंगे ना, जो सेफ्टी क्या निकलता है, जो एक्सीडेंट होने के बाद एक निकलता है ना, एयर बैग। क्या बोल, हाँ एयर बैग। एयर बैग्स में इसी को भरा जाता है, अजाइड्स ही होती हैं। क्योंकि अजाइड्स इतना ना सेंसिटिव होती है ना, कि अगर थोड़ा सा भी इसमें घर्षण होगा ना, घर्षण फ्रिक्शन, ये ये तुरंत गैस बन जाता है, नाइट्रोजन तुरंत गैस बन जाएगा। तो जैसे ही धक्का लगता है ना कहीं, तो अजाइड एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने का मतलब उसमें वो जर्क लगता है, जिससे कि वो गर्म हो जाए, और गर्म होने के बाद ही नाइट्रोजन निकले। उसी से हम लोग बच जाते हैं। मतलब अगर कभी एक्सीडेंट का केस बनता है तो एयर बैग्स में अजाइड्स का ही काम होता है। ठीक है। और एक होता है, जैसे तुम लोग को पता होगा ना कि एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है। तो एक चीज ध्यान रखना, चेंज ऑफ स्टेट फंक्शन इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। चेंज ऑफ स्टेट functions are not a state function.
ये ध्यान रखना। जैसे इंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, बट इंट्रोपी का चेंज एक स्टेट फंक्शन नहीं है। डी इंट्रोपी इज नॉट ए स्टेट फंक्शन, इंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन बट चेंज इन इंट्रोपी इज नॉट ए स्टेट फंक्शन, ये ध्यान रखना। चाहे जो भी तुमको एंथैल्पी पता हो या इंटरनल एनर्जी मालूम हो, ये सब इंटरनल एनर्जी वगैरह सब क्या है तो ये सारे स्टेट फंक्शन, बट इनका चेंज स्टेट फंक्शन नहीं होता। ठीक है, तो आज इतना ही रहने दो। कितने पॉइंट्स हो गए पीछे, कितने पेजेज कितने हुए, कलर्स कितने थे? आई थिंक 5 कलर हुए, 2 और हो गए, और यहाँ पे 1 पॉइंट कॉपर जर्मन सिल्वर, दूसरा ये तीसरा। चलो 5 पॉइंट हो गया आज का। बे थोड़ा यहाँ पे रुकिएगा। ठीक ठीक। जिसका हो गया वो लीव कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। भाई डी एंट्रोपी क्या है? डी एंट्रोपी चेंज इन एंट्रोपी। बे वो ओर्स के पास है पीछे ओर्स। ओर्स में काट, ऐसे ओर्स बहुत सारे लिस्ट हैं, ठीक है ना, कम से कम रखो 20 या 25 ओर होंगे जो तुम लोग को याद करना है। ठीक है, तो आई थिंक कि धीरे धीरे याद करना शुरू कर दो अभी से, क्योंकि फिर आगे चल के बहुत कुछ याद करना, और मेरे ख्याल से सब कुछ तो याद नहीं किया जा सकता इतने कम टाइम में। सरफेस केमिस्ट्री में बहुत चीज रटने की होगी, फिर बायोमोलिक्यूल्स में बहुत चीज रटने की होगी, बायोमोलिक्यूल्स तुम लोग पढ़ लिए होगे। जितनी भी एमिनो एसिड है सबका नाम वाम रटना पड़ता है, कार्बोहाइड्रेट सारे रटना पड़ेगा। तो फिर कौन, उसके बहुत सारे फॉर्म होते हैं, साइक्लिक फॉर्म भी होती है ग्लूकोज की, उसका भी स्ट्रक्चर, फिर वो अल्फा बीटा वाला केस भी याद करना पड़ता है। आई थिंक बहुत कुछ है याद करने के लिए। तो अभी जैसे मेटलर्जी, मैं तो लास्ट ईयर इस समय तक मैंने मेटलर्जी कवर कर लिया था अपना, तो और खास करके ये वाला भी पार्ट मेरा कवर हो गया था, ये जो है ना क्वालिटेटिव एनालिसिस, तो इस समय तक कवर हो गया था। तो सोचो तब तब से मैंने याद करना शुरू किया था, तो यानी कि टाइम लगेगा याद करने में आई थिंक, इसलिए अभी से शुरू कर दो याद करना ये सारे ओर्स वोर्स के नाम, रुको मत अभी सब चीज़ के लिए, एकदम नहीं रुको। बे वो लिस्ट एक साथ दे दीजिए तो ज्यादा सही रहेगा। अच्छा ठीक है, मैं एक काम करूँगा ना, मैं उसको अच्छे से टाइप कर लूँगा एक दिन, ठीक है, और टाइप करके मैं भेज हाँ दूंगा, क्योंकि ऐसे मेरा हैंड राइटिंग पता चले, नहीं समझ में आया क्या पता, तो मैं टाइप करके भेज दूंगा। बे कलर से भैया आपने हाँ 11 12 दोनों में केवीपीवाई दिया था? 12th में, हाँ हाँ 12th में दिया था। 11th में दिए थे। हम्म, तो मतलब कुछ उसके लिए टिप्स बताइए ना, मतलब क्या क्या कुछ इसमें अलग से करना पड़ता है क्या? अरे मुझसे अच्छा अरविंद से पूछ लो, उसकी रैंक बहुत अच्छी थी। मेरी तो वैसे ही बहुत गंदी रैंक आई थी। क्या भैया बताऊँ, मार्क्स कितना था? मार्क्स मुझे था 59, 59, हाँ 59 मार्क्स थे मुझे, बहुत कम थी लेकिन ठीक है। हाँ वैसे अगर मेरे से टिप्स लोगे तो मैं यही बोलूंगा ना कि एनसीईआरटी देख लेना अच्छे से, खास करके सेमीकंडक्टर वाला जो पार्ट है ना, क्योंकि मेरे शिफ्ट में एसएक्स वाले में बोल रहा हूँ, एसएक्स वाले में सेमीकंडक्टर से वो सब डायरेक्ट उठाते हैं क्वेश्चन एनसीईआरटी से, ठीक है। खास करके उसका एप्लीकेशन वाला पार्ट एलईडी का जो है ना, एप्लीकेशन, हाँ एलईडी जैसे हो गया या फिर डायोड हो गए, डायोड्स वाले पार्ट को अच्छे से कर लेना, उसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि याद करने वाली चीज़ें हैं। और केमिस्ट्री जितना अच्छा होगा ना उतना फायदा होगा मेरे ख्याल से, केमिस्ट्री अच्छा करना जितना हो सके, क्योंकि केमिस्ट्री में मुझे 30 में 30 थी, तो केमिस्ट्री इतना आसान पूछते हैं कि तुमको पूरा में पूरा भी आ सकता है केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री एक बार ठीक से कर लेना, खास करके ऑर्गेनिक तो बहुत इजी पूछते हैं, मतलब इजी क्या कहूँगा, जो बच्चे पढ़े हैं उसके लिए तो मैथ साइंस भी तो इजी ही होगा, बट मतलब मैथ फिजिक्स भी इजी हो जाएगा। बस वही है कि रिएक्शंस वगैरह पूछते हैं और कुछ कुछ फॉर्मूला वगैरह पूछ लेते हैं,
क्वालिटेटिव, मेरे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्वालिटेटिव एनालिसिस से पूछा था, और एसिड बेस वाले से। ऑर्गेनिक में एसिड बेस पूछा था और इसमें क्वालिटेटिव से पूछ लिया था बहुत सारा क्वेश्चन। मैथ्स में इंटीग्रेशन अच्छा करके जाना, इंटीग्रेशन से अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा क्वेश्चन होता है, मतलब थोड़ा सा ना वहाँ पे सिली मिस्टेक कम करना, मेरा ये मानना है। क्योंकि मैंने देखा था तो मुझे 70 मार्क्स कम से कम आना चाहिए था, बट सिली मिस्टेक्स वहाँ पे लेके चली गई मेरी, कुछ बहुत सारी मार्क्स लेके चली गई, तो वो मुझे बहुत थोड़ा सा दिक्कत लगता है। सिली मिस्टेक थोड़ा सा ठीक करना, बाद में आके फिर रिजॉल्व हो जाएगा। उसमें मैथ्स के क्वेश्चन में मिनिमम कितना टाइम देना चाहिए? मैथ्स इक्वेशन में कम से कम देखो, अगर ऐसे नॉर्मली दे रहे हो तो कम से कम 20-30 मिनट से दो ही दो, लेकिन अगर एग्जाम पर्पस व्यू से दे रहे हो कि मतलब मुझे एग्जाम दे रहा हूँ तब देना है, तो बहुत से वो बार भैया तो केवीपीवाई वाले क्वेश्चन हाँ, में। वो 2-3 मिनट हो गया, बहुत से बहुत 2-3 मिनट में होना चाहिए, नहीं तो आगे बढ़ जाओ। नहीं तो फिर वो टाइम है कि मेरे ख्याल से, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन कितना बन रहा है इस पे ज़्यादा ध्यान दो, ये नहीं कि कौन सा सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर आ रहा है, क्योंकि अंतिम में तो नंबर ही मैटर करेगा ना। तो जो तुमको लगता है, पहले एक बार क्वेश्चन थ्रू आउट हो जाओ क्वेश्चन के, एक बार नहीं बन रहा तो आगे बढ़ गए, नहीं बन रहा तो आगे बढ़ के फिर बना के लौटेंगे, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी। 2 घंटा का एग्जाम होता है, टेंशन नहीं है। तो 180 मिनट का होता है ना? हाँ शायद 3 घंटा, आई एम सॉरी। भैया तो आप इंटरव्यू मतलब दिए थे नहीं, क्वालिफाई? इंटरव्यू तो नहीं हुआ था ना पिछले बार, ना इस बार है ना पिछले बार हुआ, इस बार भी इंटरव्यू नहीं है। भैया आप सेक्शन 2 जो रहता है उसमें कौन सा सब्जेक्ट को टारगेट किए थे? वो फिजिक्स और करना केमिस्ट्री, होता है ना उसमें। फिजिक्स केमिस्ट्री। मैथ्स इसलिए नहीं गए थे ना, क्योंकि मैथ्स हमको लगा था टाइम लग जाएगा। फिजिक्स थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था तो चला गया फिजिक्स। मैथ्स थोड़ा भैया सा आप जितना भी मॉक टेस्ट दिए सब में आपने फिजिक्स केमिस्ट्री किया था सेक्शन 2 में? नहीं नहीं, मॉक टेस्ट हम जो देते थे ना, मतलब जो मेरे इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट है उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे कोई चूज करना है, मुझे सब देना ही था उसमें। वो पैटर्न का नहीं था उसमें, उसमें सब देना है, कुछ भी हो जाए। तो भैया उसका टाइम और जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहता था वो सेम रहता था? हाँ हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम रहते थे। मॉक टेस्ट में तो बायो भी आ जाता था, लेकिन मुझे देना नहीं होता था ना तो इसलिए ऐसा कोई टेंशन नहीं। चलो ठीक है, नहीं तो अपन लोग ऐसा करेंगे ना कि कभी कभी लास्ट ईयर पेपर का केपीवाई डिस्कस कर लिया करेंगे क्या? तुम लोग हाँ ऐसा हाँ करो भैया। कि संडे के संडे अगर टाइम हो तो भैया लास्ट ईयर को। लेकिन आप बोल रहे थे कि उसको जब एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब एक लाइन से देना है सारा नहीं नहीं, सारी मॉक टेस्ट। वो तो ठीक है ना, नहीं वो तो ठीक है, वही मैं बोल रहा हूँ कि जब तुम लोग को हो ना, तो संडे के संडे कभी बोल देना आपको कहीं कि भैया अब हो गया तो आप कर सकते हैं, तो फिर मैं पेपर सेंड कर दूंगा, या फिर तुम लोग भी डाउनलोड कर लेना, केपीवाई के पोर्टल पे तो है ही। हाँ तो भैया। एसएक्स का किसी भी एक साल का कर लेना, फिर अपन लोग डिस्कस कर लेंगे उसको अच्छे से, हर एक चीज को। एसएक्स और एक्स भी दोनों का सेम रहता है क्या? हाँ, एसएक्स और एसपी का दोनों का सेम रहता है, कुछ दिक्कत नहीं है। मेरे में तो पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कोई क्वेश्चन पूछा, पता नहीं कहाँ से रिलेटिविटी का पूछ दिया था। फिर मुझे बाद में पता चला, अच्छा एसबी का भी तो यही पेपर होता है ना, उनके लेवल का भी तो कुछ होगा तो हाँ बोलो। भैया मैंने कोरा पे एक केवीपीआई इंटरव्यू क्वेश्चन पढ़ा था, तो उस वो मतलब क्वेश्चन ऐसा था ना कि मतलब इमेजिन करिए कि आप एक बॉक्स के अंदर बंद है और हम्म, वो बॉक्स कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तो ठीक है। मतलब वो मतलब पूरा तरह से पैक्ड है, तो आपको मतलब बॉक्स के अंदर से ये प्रूव करना है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तो मतलब कैसे कर सकते हैं? हाँ, कांस्टेंट वेलोसिटी से एक तो ये कि पेंडुलम ले लो, ठीक है, और उस पेंडुलम का टाइम पीरियड नाप लो। अगर वो एक्सलेट होगा तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, 2 पाई रूट अंडर L/√ए² + G²। भैया लेकिन वो कौन सी वेलोसिटी से चल रहा है बॉक्स? हाँ तो कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट वही तो प्रूफ करना है ना। अच्छा, मतलब रेस्ट पे नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, ये प्रूफ करना है। हाँ तो हाँ मेरे पास एक ये भी ना कि अगर एक्सलेशन से चल रहा है तो एक्सलेटेड है तो वो उसी से डिस्कार्ड हो जाएगा पेंडुलम से। हाँ और भैया। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो एक काम कर सकते हैं, बॉक्स तो फिक्शन वाला होगा ही, तो अगर किसी चीज को उस पर रखेंगे तो उसके साथ ही चलेगा। हाँ, 1 मिनट और वेट कर सोचें, बॉल को छोड़ दो, बॉल को ऊपर से या एयर में कुछ एयर में कुछ थ्रो कर दें।
मेन बात है कि अगर तुम अंदर से देखोगे ना, अगर मतलब बाहर तो देख सकते नहीं है आई थिंक, तो बाहर अगर एक मिनट रुक जाओ, बे कॉइन टॉस करिए। पॉइंट टॉस करके हाँ